एक बहुमंजिला इमारत के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची इमारत के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमश 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई, इसे धीरे धीरे देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत से एक 8 मीटर ऊंची इमारत पे देखने पर हमें अवनमन कोण दिए हैं। अवनमन कोण तब बनते हैं जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि बहुमंजिला इमारत से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो 8 मीटर ऊंची इमारत पे हमें अवनमन कोण दिए हैं, यानी कि बहुमंजिला इमारत इस 8 मीटर ऊंची इमारत से बड़ी है, यानी कि वो ऊंची है। तो यहाँ पर पहले मैं एक 8 मीटर ऊंची इमारत बनाता हूँ, छोटी वाली। तो ये आ गई हमारी छोटी इमारत। इसकी ऊंचाई हमें दी गई है, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है यहाँ पर, ये है 8 मीटर। और मैं एक बहुमंजिला यानी कि एक बड़ी और ऊंची इमारत बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी एक बहुमंजिला इमारत। अब ज़रा देखते हैं हमें क्या दिया गया है। एक बहुमंजिला इमारत के शिखर से देखने पर, तो ये है बहुमंजिला इमारत और ये है इसका शिखर। यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची इमारत के शिखर और तल के शिखर, यानी कि ये होगा 8 मीटर ऊंची इमारत का शिखर और ये होगा 8 मीटर ऊंची इमारत का तल। तो बहुमंजिला इमारत के शिखर से 8 मीटर ऊंची इमारत के शिखर और तल के अवनमन कोण हमें दिए गए हैं क्रमश 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बहुमंजिला इमारत के शिखर से क्षैतिज स्तर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे बहुमंजिला इमारत के शिखर से क्षैतिज स्तर, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल। अब बहुमंजिला इमारत के शिखर से इस छोटी 8 मीटर इमारत के शिखर पर देखने पर अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर ये बन रहा है, ये है 30 डिग्री। और इस बहुमंजिला इमारत के शिखर से इस 8 मीटर ऊंची इमारत के तल पर देखने पर यहाँ पर ये वाला जो अवनमन कोण बन रहा है ये हमें दिया गया है 45 डिग्री। अब बात कुछ समझ में आ रही है। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दो इमारतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों इमारतों के तल पे मैं एक क्षैतिज स्तर बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारी दोनों इमारतों के तल पर एक क्षैतिज स्तर। और हमें ज्ञात करना है बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगी इस बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और इसे हम ले लेते हैं h, यानी कि हाइट। और हमें इन दोनों इमारतों के बीच की जो दूरी है वो भी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों इमारतों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी ये वाली दूरी और ये हमें ज्ञात करनी है। इस दूरी को हम ले लेते हैं d। तो सारी दी गई जानकारी के द्वारा हमने यहाँ पर ये चित्र बना लिया है। अब हमें यहाँ पर ये d यानी कि दो इमारतों के बीच की दूरी और ये h यानी कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुमंजिला इमारत के शिखर पर ये क्षैतिज स्तर है और इस बहुमंजिला इमारत के तल पर भी हमने एक क्षैतिज स्तर बनाया है। तो ये दोनों क्षैतिज स्तर तो समांतर हैं और अगर हम इस हरे रेखाखंड को देखें तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये वाला कोण जो 45 डिग्री है वो ये वाले कोण के बराबर होगा। तो ये भी होगा 45 डिग्री क्योंकि ये दोनों होंगे एकांतर कोण। और उसी तरह से अगर इस छोटी इमारत के शिखर पर मैं एक क्षैतिज स्तर बनाऊं तो यहाँ पर भी मैं एक क्षैतिज स्तर बनाता हूँ। तो अब तुम देखो ये वाला क्षैतिज स्तर और ये वाला क्षैतिज स्तर ये दोनों भी समांतर हैं। और यहाँ पर इस नीले रेखाखंड को देखें तिर्यक छेदी रेखा की तरह, तो ये वाला जो कोण है जो है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों हैं यहाँ पर एकांतर कोण। अब यहाँ पर मुझे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये वाला जो कोण है ये एक समकोण है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है और साथ ही साथ अगर तुम देखो तो ये वाला कोण जो है तो ये वाला कोण भी समकोण है। तो ये वाला त्रिभुज भी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हुआ। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये एक आयत भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर इस इमारत की ऊंचाई जो है 8 मीटर
तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो भुजा है हमारे आयत की, ये भी होगी 8। तो उसी तरह से इसके जो सम्मुख भुजा है आयत की, ये वाली, ये भी यहाँ पर जो इतनी जो भुजा है ये होगी 8। और यहाँ पर ये जो आयत हमें मिला है, इस आयत की ये वाली भुजा है यहाँ पर d, तो इसके जो सम्मुख होगी ये वाली भुजा, ये भी यहाँ पर होगी d। और अब यहाँ पर ये जो बहुमंजिला इमारत है इसकी पूरी ऊंचाई है h, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 8। तो सीधी सी बात है कि ये जो बची हुई ऊंचाई है इतनी, ये होगी h ऋण 8। तो अब अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार हमें मिल चुका है d, और इसकी ऊंचाई हमें मिल चुकी है h ऋण 8। और ये वाला जो बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार हमें मिल चुका है d, और इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो हमें मिल चुकी है यहाँ पर h। और यहाँ पर इन समकोण त्रिभुज में हमें कोण दिए गए हैं। ये छोटे वाले त्रिभुज में हमें कोण दिया गया है 30 डिग्री, और ये बड़े वाले त्रिभुज में हमें कोण दिया गया है 45 डिग्री। अब अगर मैं देखूं तो 45 डिग्री के सम्मुख वाली जो भुजा है ये वाली, ये हमें दी गई है यहाँ पर h, और इसकी जो संलग्न भुजा है ये वाली, ये हमें दी गई है d। तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा होने पर यहाँ पर मैं tan 45 डिग्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि इस कोण का जब हम tan निकालेंगे तो वो होगा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो tan 45 डिग्री होगा वो यहाँ बराबर होगा सम्मुख भुजा यानी कि ये जो है यहाँ पर h बटा संलग्न भुजा जो है यहाँ पर ये जो है d। तो यहाँ आ जाएगा d। और हमने त्रिकोणमिति में जाना हुआ है कि tan 45 डिग्री होता है 1, यानी कि ये जो h बटा d है ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो h बटा d है ये बराबर है 1 के। तो h बटा d अगर बराबर है 1 के, और अब अगर मैं दोनों तरफ d से गुणा कर दूं तो h मुझे बराबर मिल जाएगा d के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमें मिल रहा है कि जो h है वो दरअसल बराबर है d के। तो यानी कि जो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई है और जो दो इमारतों के बीच की जो दूरी है वो दरअसल यहाँ पे समान है, वो दोनों बराबर हैं। ये हमें मिला जब हमने इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए tan निकाला। तो चलो अब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए हम tan निकालते हैं। तो ये कोण के लिए जो tan होगा वो होगा सम्मुख भुजा यानी कि ये बटा संलग्न भुजा यानी कि ये। तो हमें यहाँ मिलेगा कि जो tan 30 डिग्री होगा वो बराबर होगा इस 30 डिग्री के सम्मुख भुजा जो है ये h ऋण 8। तो यहाँ आएगा h ऋण 8 बटा संलग्न भुजा, और इस 30 डिग्री की जो संलग्न भुजा है वो है ये d। तो यहाँ आ जाएगा d। चलो इसे हल करने के लिए नीचे थोड़ी जगह बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जगह बना लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है tan 30 डिग्री बराबर है h ऋण 8 बटा d के। अब जैसा हमने त्रिकोणमिति में जाना हुआ है कि tan 30 डिग्री होता है 1 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ ये है 1 बटा 3 का वर्गमूल, और ये यहाँ बराबर हो जाएगा इस h ऋण 8 बटा d के। तो यहाँ आ जाएगा h ऋण 8 बटा d। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल रहा है जहाँ पर हमारे पास दो चर हैं h और d। लेकिन एक मिनट, हमने अभी अभी साबित किया है कि h और d दोनों समान हैं, वो दोनों बराबर हैं। तो h बराबर है d के, तो यहाँ h की जगह मैं d लिख सकता हूँ। तो मैं ये समीकरण वापस लिखता हूँ। तो ये आ गया हमारा समीकरण। बस अब इस h की जगह, यहाँ पर इस h की जगह मैं लिख सकता हूँ d। तो यहाँ पर अब हमें एक समीकरण मिल चुका है, और इस समीकरण में सिर्फ एक ही चर है जो है d। तो इस समीकरण को हल करके हम d का मान निकाल सकते हैं। तो चलो नीचे थोड़ी जगह बना के इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर हर में है हमारे पास 3 का वर्गमूल, तो हम दोनों तरफ 3 के वर्गमूल से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 का वर्गमूल चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 का वर्गमूल गुणा d ऋण 8। और यहाँ हर में d है तो हम दोनों तरफ d से भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ d चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा d गुणा 1 यानी कि d। तो हमें मिलेगा d बराबर होगा 3 का वर्गमूल गुणा d ऋण 8।
अब यहाँ पर 3 के वर्गमूल को हम d और ऋण 8 से गुणा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा कि जो d है वो बराबर होगा 3 का वर्गमूल गुणा d ऋण 3 का वर्गमूल गुणा 8, जिसे हम लिख सकते हैं कि यह है 8 गुणा 3 का वर्गमूल। अब यहाँ पर है हमारे पास d, यानी कि यह है 1d, और यहाँ पर है हमारे पास वर्गमूल 3d। अब वर्गमूल 3 1 से बड़ा होता है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1d से घटा देते हैं, तो यहाँ 1d चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 3d ऋण 1d। और यहाँ पर ये जो ऋण 8 गुणा 3 का वर्गमूल है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये होगा 8 गुणा 3 का वर्गमूल, ये हमें बराबर मिलेगा 3 का वर्गमूल गुणा d ऋण 1 गुणा d, यानी कि 1d। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि d एक तरफ आ चुका है और इन दोनों ही पदों में d गुणनखंड के रूप में हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि 8 गुणा 3 का जो वर्गमूल है वो बराबर होगा, d हम गुणनखंड के रूप में बाहर ले लेंगे और अंदर हमें मिलेगा 3 का वर्गमूल ऋण 1। अब अगर हमें d का मान चाहिए तो यहाँ पर हमें ये 3 का वर्गमूल ऋण 1 नहीं चाहिए होगा, तो हम दोनों तरफ इससे विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ से ये चला जाएगा और d हमें बराबर मिलेगा 8 गुणा 3 का वर्गमूल पूर्ण बटा 3 का वर्गमूल ऋण 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d हमें बराबर मिलेगा 8 गुणा 3 का वर्गमूल बटा 3 का वर्गमूल ऋण 1। तो ये हमें मिल चुका है d। लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर में हमारे पास कुछ अजीब सा है 3 का वर्गमूल ऋण 1। तो इसे यहाँ से हटाने के लिए, जैसा कि हमने बीज गणित में सीखा है, हम अंश और हर दोनों को ही 3 का वर्गमूल धन 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 का वर्गमूल धन 1 अंश में, और हम गुणा करेंगे इसी 3 का वर्गमूल धन 1 को हर में भी। तो हमें यहाँ पर जो d है अंश में हमें मिलेगा 8 गुणा 3 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल, जो होगा 8 गुणा 3। तो यहाँ पर अंश में हमें मिलेगा 8 गुणा 3 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल धन 1। तो ये मिलेगा हमें अंश में। और हर में हमें यहाँ पर दिख रहा है यह है a धन b गुणा a ऋण b, जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, यानी कि ये होगा 3 ऋण 1, यानी कि ये होगा 2। तो हर में यहाँ पर हमें मिल रहा है 2। अब ये 8 बटा 2 हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर जो d है वो हमें बराबर मिलेगा 8 बटा 2, ये आ जाएंगे 4 गुणा, अब ये 3 के वर्गमूल को चाहें तो हम इस कोष्ठक से गुणा कर सकते हैं, तो 3 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 का वर्गमूल गुणा धन 1, ये होगा धन 3 का वर्गमूल। तो ये हमें मिल रहा है d। इसे हम चाहें तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो d जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 3, यानी कि ये होगा 12 धन 4 गुणा 3 का वर्गमूल, ये होगा 4 गुणा 3 का वर्गमूल। इससे तो ये वाला ही बेहतर लग रहा है। तो ये हम रखते हैं कि ये है हमारा d, यानी कि दो इमारतों के बीच की दूरी हमें मिल चुकी है। यह है 4 गुणा 3 धन 3 का वर्गमूल, और ये जो d है यही बराबर होगा h के, यानी कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई के। तो यहाँ पर हमें जो बहुमंजिला इमारत है और उनके बीच की जो दूरी है वो हमें यहाँ मिली है 4 गुणा 3 धन 3 का वर्गमूल।